सारे चौंच। बात करते हैं शुरू। क्वेश्चन ये है कि 5G टेस्टिंग के दौरान करंट लग रहा था, इसके पीछे कोई कहानी है क्या? बताइए भाई, बताओ भाई, करंट लग रहा था? किस किस को लगा था? किस किस को महसूस हुआ? हुआ 8 लोगों को। चलो, दरअसल क्या है कि बात सारी चार्जिंग की है। जब वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन आ चुका है, जब बिजली को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए तारों की जरूरत नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वो टेस्टिंग इस बात की भी हो सकती है कि करंट पास हो रहा है और आपने अगर कोई ऐसी ड्रेस पहनी हुई है या ऐसा कपड़ा पहना हुआ है जो नायलॉन का है या थोड़ा सा टेरिकॉट का है, जो चार्ज हो जाता है जल्दी, या वूलन कपड़े हैं, ऊन के कपड़े हैं, कोट है, इस तरह का कपड़ा है थोड़ा सा जो जिसमें से हवा नहीं जाती, विंड शटर टाइप का, तो उस केस में वो चार्ज हो जाता है तो आपकी बॉडी भी चार्ज हो जाती है। और कई बार ये चार्जिंग अगर आप गाड़ी में बैठे बैठे अपनी सीट के ऊपर बार बार ऐसे हिल के उसको रगड़ते रहते हो तो आपकी गाड़ी भी हो जाती, आप भी तब भी हो जाते हो ऐसे चार्ज, और उतरते हो और हाथ लगाओगे गाड़ी के उसको खिड़की को तो तब भी एकदम करंट लगता है एक दो बार किसी किसी को जो चार्ज लोग हैं। ये अब बहुत ज्यादा समय तक अगर आप अपनी बॉडी को डिस्चार्ज ना करो तब भी चांसेस रहते हैं, नंगे पैर काफी देर तक ना रहो तो भी हो जाता है। लेकिन उस दौरान कुछ ज्यादा ही हो रहा था, लोहे के दरवाजे को हाथ लगाते ही मतलब पूरा करंट एकदम साफ महसूस होता था कि बड़ा जबरदस्त है। तो वो चार्जिंग का ही पार्ट था। बेसिकली क्या था क्या नहीं था ये तो अब बाद में कहना जो है, कुछ भी कह दो कोई, लेकिन बात ये थी कि उस टाइम कुछ टेस्टिंग थी और उसका असर ये था कि जहां जहां वो टावर्स थे, जहां जहां वो करंट लग रहा था, वहीं पर लोगों को सांस की प्रॉब्लम्स आ रही थी उसी एरिया में। मतलब जिस जगह पर आपको करंट लग रहे थे उसी जगह के लोग ज्यादा अस्पताल में दाखिल हुए और फिर जो अस्पताल में गए उनको जो प्रोटोकॉल के जरिए जो केमिकल्स दिए गए फिर वो सुबह तक वापस नहीं लौटे। तो ये सारा का सारा इंटरकनेक्टेड था एक दूसरे के साथ में, और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पहले तैयार किया जाता है, बाकी बातें बाद में की जाती हैं। दूसरा ये है कि अडानी अंबानी के साइलोज कब से बनने शुरू हुए और भारत में कहां कहां बने हैं, ये तो चर्चा का नहीं रिसर्च का विषय है कि कहां कहां बने हैं। इसके लिए तो लिस्ट आप अपने निकाल सकते हैं, मेरे से पूछने की जरूरत यहां मुझे नहीं है। मुझे लगता है मतलब ये तो ऐसा है कि मां भूख लाग रही और फिर वो ला कर रोटी पकड़ा दी ना, तू खुआ दे, मेरे को नहीं खाई जाती। तो ये रिसर्च आप खुद करिए थोड़ी सी। हाँ, कब से बनने शुरू हुए, मेरे ख्याल की क्वेश्चन जो क्वेश्चन आप सर्च कर सकते हैं, डेटा वाला क्वेश्चन पूछने का कोई लॉजिक नहीं बनता है ना। डेटा तो आपके पास अवेलेबल है सारे के सारे ऑनलाइन, आप पता करिए कि कब शुरू हुए, इनका क्या लाभ होगा क्या नुकसान होगा। जैसे अगला क्वेश्चन एक पूछा हुआ है कि इनमें गोदामों में अनाज किस तरह से जा रहा और विरोध क्यों नहीं हो रहा। ये मैं आपको पहले इसका जवाब दे चुका हूं कि हमारे यहाँ जो है ना वो जूत मारने वाले ज्यादा करवाने की डिमांड मांगते हैं। सही क्या है गलत क्या है इस पे सोचने का अभी समझ डेवलप होना बड़ा लंबा समय है। देखिए, एक चीज आपको समझनी होगी, ये थ्रू आउट द सोसाइटी और पूरा समाज के लिए ये एक आंकड़ा है जो मैं बता रहा हूं। वो ये है कि 85% पॉपुलेशन कभी भी विरोध नहीं करेगी। 85% पॉपुलेशन कभी भी विरोध नहीं करेगी, कभी भी मतलब कभी भी नहीं। तो इसलिए आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि वो विरोध नहीं करती है कभी भी, वो साथ देती है हमेशा। 85% पॉपुलेशन जो है ना वो हमेशा साथ देगी, वो विरोध के लिए बनी ही नहीं है। जब आप एजुकेशन की मेरी ट्रेनिंग करेंगे
तो उसमें मैंने इस 85% पॉपुलेशन के बारे में एक एक चीज एक्सप्लेन की हुई है। मतलब आप इसको ये समझिए, आप में से जो जो व्यक्ति उस 85% में आते हैं, वो व्यक्ति भी जनता सरकार मोर्चा में सरकार का विरोध नहीं करेंगे, वो जनता सरकार मोर्चा का साथ देंगे। आई बात समझ में? वो इसलिए खड़े नहीं होंगे कि उनको सरकार का विरोध करने से कोई मतलब है, वो इसलिए खड़े होंगे क्योंकि उनको मोर्चा अच्छा लगा, मोर्चे की कार्यप्रणाली अच्छी लगी, मोर्चे के लोगों का ध्येय अच्छा लगा और वो मोर्चे से जुड़ गए, और अब जुड़ गए तो मोर्चे से जुड़ गए। अब उनको इस बात से कोई मतलब नहीं मोर्चा इनको कुएं में डाले, खड्डे में डाले, इनको बेचे, इनका क्या करना है वो उनको मतलब नहीं है। इसीलिए इन 85% में से ही सचिन के फॉलोअर हैं, इन्हीं 85% में से शोएब अख्तर के फॉलोअर हैं, इन्हीं 85% में से नरेंद्र मोदी को अपने फॉलोअर मिल गए, इन्हीं 85 में से राहुल गांधी को मिल गए, इन्हीं में से अरविंद केजरीवाल को मिल गए, इन्हीं में से ममता को मिल गए, इन्हीं में से ओसामा बिन लादेन को मिल गए, इन्हीं में से आतंकियों को मिल गए, इन्हीं में से फौजियों को मिल गए, इन्हीं में से फौज में जो भर्ती होती है तो वहां भी कहते दिमाग वाला आदमी नहीं चाहिए ज्यादा, मतलब उनको गधा भी नहीं चाहिए, उनको घोड़ा भी नहीं चाहिए, उनको खच्चर चाहिए बेसिकली, ठीक है ना। उनका ट्रेंड है ये, दिमाग वाला आदमी नहीं चाहिए होता है वहां पे ना, जो ज्यादा फालतू दिमाग बोलता है वो ऐसा नहीं चाहिए होता है वहां फौज में, बिल्कुल ट्रेंड है ये। हमको ऑर्डर मानने वाला आदमी चाहिए यार, और दौड़ने वाला भी चाहिए। अब गधा दौड़ नहीं सकता, गधा ऑर्डर तो मान सकता है, चुपचाप वजन को लादे रखता है, लेकिन दौड़ नहीं सकता वो, तो फिर उनको घोड़ा नहीं चाहिए, घोड़ा नहीं चाहिए वो तो ज्यादा भाग लेगा, इतना आगे भागने वाला भी नहीं चाहिए, पीछे चलने वाला भी चाहिए, तो खच्चर को लेते हैं वो। तो अब आप देखो, जिस देश के अंदर निर्मल बाबा को भी फॉलोअर मिल जाते हैं, और तो और मतलब हद तो इस बात की है कि ढिंचक पूजा को भी सुनने वाले लोग हैं। 17 करोड़ की प्रॉपर्टी ले गई वो लड़की, बना गई वो प्रॉपर्टी। मतलब अरे वो मत ढूंढ लेना, मेरी इस वीडियो में नाम ढूंढ के फिर सर्च कर लेना, सबसे वाहियात सिंगर सर्च कर लेना, सबसे वाहियात बाबा सर्च कर लेना यार, उसके भी करोड़ों फॉलोअर मिलेंगे। तो इसको किसी को करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो सही है, और किसी को कोई फॉलो नहीं करता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो सही नहीं है। यहां जब जनसंख्या ज्यादा है तो फॉलो करने वाले भी ज्यादा है, समझे ना। जितने लोग आप ट्रेनिंग में आए हुए हो ना, अगर इतने लोग इंग्लैंड में खड़े हो जाएं माइक वाले के सामने, उसको वो रैली बोलते हैं कि रैली हो गई, इट्स अ रैली। रैली मतलब इकट्ठे होकर के कोई संदेश देना, रैली का ये मतलब होता है कि चुनाव लड़ाया। अब बिंदु ये है सबसे महत्वपूर्ण कि जिस देश में 85%, जिस देश में नहीं मतलब हर देश में ऐसे ही होता है, हर पॉपुलेशन का यही हाल है, 85% लोग कभी भी किसी का विरोध नहीं करते हैं, वो हमेशा साथ देते हैं, और इन लोगों को विरोध करने के लिए कभी भी तैयार नहीं किया जा सकता। तो यदि आपका काम करने का तरीका ऐसा है कि आप विरोध कर रहे हो, यदि आपका काम करने का तरीका ऐसा है कि आप किसी का विरोध कर रहे हो, तो आदमी आपसे जुड़ते हुए टूटेगा, मतलब डरेगा। आपने बहुत बार देखा होगा, जब आप मेरा नाम लेकर के आप बताते हो कि एक आदमी है जनता सरकार मोर्चा में, और वो उसको सुनो, तो सामने वाला आदमी आपकी बात को ये कहकर काटता है, अरे वो तो नरेंद्र मोदी का विरोधी है, अरे वो तो सरकार का विरोधी है, वो काट देता है उस बात से। मतलब विरोधी को वो काटते हैं, वो पक्षधर है, वो नरेंद्र मोदी को पक्ष में बात करने वाला। अरे जब तुम उसके सपोर्टर हो, तुम्हारे सपोर्टर होने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके विरोधी होने से तुमको दिक्कत क्या है?
और मैं तो इतनी गाली जो है वो पप्पू महाराज को देता हूं और इतनी गाली कजरी माया को देता हूं, कजरी माता को। मैं तो नहीं किसी में भेद रखता। मैं तो सबको बाबा काणिये जैसे ही देखता हूं ना, एक आंख से। सारे नेताओं को मैं तो एक आंख से देखता हूं, मुझे तो फूटी आंख नहीं भासती। लेकिन बात यह है कि उनको इसलिए हमको सुनना पसंद नहीं कि हम विरोध करते हैं। लेकिन जब हम विरोध करने की बजाय जब हम कुछ कंस्ट्रक्टिव करने लगेंगे तो फिर हमारे साथ में वो लोग भी आ जाएंगे जो हमारे विरोधी के पक्षधर हैं। फिर वो साथ देने के लिए आ जाएंगे। फिर वो वहां तो आएंगे जहां मीठा मीठा साथ देना होगा, जहां उनके वाले इष्ट देव का विरोध होता होगा वहां चुपचाप बैठ जाएंगे। वो अपना काम करवाने तो आ जाएंगे। समझे ना बात आप, कि वहां इस तरह की बातें नहीं होंगी तो हम आएंगे, इस तरह की बातें होंगी तो हम नहीं आएंगे। अब हमारे साथ ज्यादा लोग कब जुड़ेंगे? जब हम कुछ कंस्ट्रक्टिव करेंगे। अभी तक हमने सरकारों को गालियां देकर ही मतलब अपना काम आगे बढ़ाया है। उसका कारण था, कुछ लोगों ने हमको बताया कि आप जो विरोध करते हो वो मत करिए, ज्यादा लोग जुड़ेंगे। हमने कहा हमें ज्यादा लोग अभी नहीं चाहिए, हमें अभी जेन्युइन लोग चाहिए। अभी हमें असली लोग चाहिए, लड़ने वाले लोग चाहिए। कि अभी आप विरोध मत कीजिए। मैंने कहा हमें विरोध करके ही वो असली लोग मिलेंगे ना। विरोध करने वाले लोग विरोध करने वाले को ही मिलेंगे। तो इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। जब हमें भीड़ की जरूरत होगी तब हम अपनी स्टेटमेंट्स को थोड़ा डाउन कर लेंगे। तब हम गालियां देनी कम कर देंगे। उनको नेताओं को गालियां देने के लिए अगर 1000 आदमी तैयार कर दिए हमने, तो मेरी गाली देनी जरूरी थोड़ी है, बाकी 1000 आदमी लगे रहो है। और हम जो है वो मीठी मीठी बोल बोल के मार लिया करेंगे जो। बट तब हम भाई प्यार से भी तो लपेटा जा सकता है। किसी को जरूरी थोड़ी है मुंह पे कह देना कि तू मूर्ख है। उसको कह दो हे कम अक्ल इंसान। कितना अच्छा लगता है। तो हम फिर उसे मूर्ख कहना बंद कर देंगे। फिर हम उसे थोड़ा कह देंगे ये भोला है। जैसे किसी को अपना बच्चे के बारे में अगर दूसरी चाची को ताई को बताना होता है कि मेरा बच्चा तो बुद्धू निकम्मा वाहियात गंदा है, वो कहती है, फिर वो ऐसे नहीं बोलती है जो मैं बोल रहा हूँ। फिर वो बोलती है मेरा तो गोरा है, कुछ बेरा ही नहीं बेचारे, क्योंकि उसका बेटा है इसलिए गोरा कहना चाह रही है कि कत ये गधे का बच्चा है। लेकिन वो नहीं कहती, वो भाषा थोड़ी सी ऐसी रखती है। तो क्योंकि उसका बच्चा है। तो आगे आने वाले समय में हमें वो भाषा जब हमें जिस तरह के लोग चाहिए वो पहले अगले फ्रंट में लड़ने वाले लोगों की फौज तैयार हो जाए एक बारी, फिर देख लेंगे। अच्छा, एक काम हम कर सकते हैं क्या, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं। जो आवेदन जिन लोगों ने अपना लगाना है, जो भी अपने लोन का आवेदन लगाना है, आज रात में बैठ करके उस नंबर पे अपना लोन अकाउंट का स्टेटमेंट और जो बैंक का अगर नोटिस आया तो वो नोटिस, किसी का 138 का केस है वो भी, किसी का नोटिस है वो भी, सारे के सारे उसका PDF फॉर्मेट उसे भेज सकते हो। और एक कृपा कर सकते हो कि कल कोई भी ये ना कहे कि मेरा इतने का लोन है यो कर दो जी, मेरा इतने का है यो, तो नहीं कहोगे ना। सबके आवेदन हफ्ते 10 दिन में तैयार होकर आपके पास पहुंच जाएंगे। अगर किसी का इमरजेंसी है तो वो उस नंबर पर सारी बातें लिखने के बाद एक वॉइस मैसेज भी भेज देना अपनी बात बताते हुए। कोई और जानकारी उनको चाहिए कि तो वो आपसे मांग लेंगे। लेकिन लास्ट में अगर किसी की इमरजेंसी है, इमरजेंसी का मतलब क्या है कि 2 ही दिन के बाद उनके कोई तारीख है या कोई कुर्की का आदेश या कोई इमरजेंसी का केस है, तो सिर्फ आखिरी अक्षर एक लिख देना इमरजेंसी, ताकि वो ऐसे स्क्रॉल करें अगर तो वो देख लें कि ये 2 मैसेज इमरजेंसी के हैं।
अगर इमरजेंसी नहीं है तो इमरजेंसी मत लिखना, क्योंकि फ्यूचर के लिए अपनी क्रेडिबिलिटी खोलोगे। एक बार तो इमरजेंसी में जल्दी मैसेज दिखा लोगे, फिर पता लगे तो खाम खा लिख रहा है। इतना तो कर सकते हो ना, क्यों जी? तो ये मैं नंबर बोल देता हूं, 98 96 98 98 96 98 और 24 28। फोन मत कर देना, मैसेज करना इसको खाली ना, अगर फोन कर दो, ठीक है ना? 98 96 98 24 28। इस पे अपना लोन अकाउंट का स्टेटमेंट और वो भेज देना। वीर सिंह भाई का नंबर है ये, ठीक है? और कल से किसी ने मेरे तक कह दिया ना मेरा इतने का लोन है जी, आन पकड़वा दूंगा। करवाने का भी जुगाड़ है जी कोई है? लोन करवाने का भी है कोई जुगाड़? एक भाई पूछे लोन करवाने का भी है, ये बात एक लेन पूछा करें। लोन करवाने का भी है, पर लोन जिस तरह एक अपना साथी है वो ये कह रहा था कि जी अभी हम आवेदन लगवा दे क्या? मैंने बोला किस चीज का आवेदन है? भाई केसीसी का है। तो मैंने सबसे पहले ये पूछा पे कर सकते हो आप? 20 एकड़ जमीन पे 18 लाख रुपए का लोन है केसीसी का। तो मैंने पहली लाइन ये पूछी कि आप पे कर सकते हो? बोला पे कर सकता हूं। तो मैं कहा पे करो फिर। बोला जी फिर क्या करना है? फिर ये करना है कि ये जो 20 एकड़ जमीन है इसमें आप कोई प्रोजेक्ट दिखाएंगे। प्रोजेक्ट दिखा के, अभी तो क्या है कि 20 एकड़ में 18 लाख है और 1 एकड़ का रेट है भाई 30 लाख का। तो 1 एकड़ का 30 लाख का रेट है, मान लो 20 से 30 लाख का, तो 20 एकड़ में 18 लाख का क्या मतलब है? तो फिर हम 20 एकड़ पे 8-10 करोड़ रुपए का लोन करवाएंगे किसी प्रोजेक्ट पे। उस 8-10 करोड़ रुपए की हम जमीन लेंगे पहले 100-200 किले जहां सस्ती मिलती होगी, और फिर इसमें भी छुड़वावांगे भाई है। हम रिकॉर्ड करेंगे ना, फिर हम तो थोड़ी है, हम कोई तरह थोड़ी, हम तो रिकॉर्ड बोल रहे हैं। हम तो ये बोल रहे हैं क्योंकि बैंकों ने जितने लोन दे रखे हैं इसके पूरे फ्रॉड की जानकारी हम आपको कल देंगे। आरबीआई के डाटा चढ़ लिया है, आरबीआई ने अखबार में काटना पड़ गया। कुछ लोग लोन चुकता करने की बात का भ्रम, उनके भ्रम में मत फंसना। मैं कहा बेटे इतनी दूर तक बात पहुंच गई है भाई। अगर आप समझो कोरोना के टाइम पे आज तक ने बकायदा हमारी वीडियो का स्क्रीनशॉट दिखाते हुए ये कहा था कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि वैक्सीन ना लगवाएं, है ना? ना नरवाने वाली वीडियो दिखा के ना, और वह नीले उसमें ट्रैक सूट में थी, जो उसमें पीले में थी, और वो मतलब उस दिन हमारा न्यू समझ में आ गया था जब वो वीडियो किसी ने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा कि आज तक ने आपकी वो स्क्रीनशॉट दिखाया और ये कहा कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। मतलब बेटे फिर ग्रुप क्या करो ना गया, क्योंकि अगर उन्होंने अगर हमारा नाम लेके करना पड़ गया, मतलब बिना नाम लिए अगर उनको ये कहना पड़ गया पब्लिक को कि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब इतनी बड़े लेवल पे अवेयरनेस आ चुकी है। और अब अगर आरबीआई को छापना पड़ गया है, अब अगर आरबीआई को एडवर्टीजमेंट देनी पड़ गई है कि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब आरबीआई के पैरों के नीचे की जमीन निकल चुकी है। और जब हम लोग, हमारा प्लान ये है कि अगले 15 दिन में 20 दिन में हम किताब का काम पूरा कर दें। इसी करेंसी के ऊपर जो दस्तावेज, कुछ लोगों को ये रहता है कि हमें दस्तावेज चाहिए। कुछ दस्तावेज ऐसे हैं भाई कि वो पब्लिक डोमेन में नहीं रखे जाते। अभी एक वीडियो में आप जो बोलते हैं दस्तावेज हैं पब्लिक को क्यों नहीं दे देते? पब्लिक करेगी के?
पब्लिक के पास तो इस बात का भी दस्तावेज पड़ा हुआ है, ऑन रिकॉर्ड पड़ा हुआ है कि आप वैक्सीन नहीं लगवा सकते जबरदस्ती। और यार अखबार में छपा हुआ था कि ये स्वैच्छिक है, उसके बाद भी वो लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए। पब्लिक को तो ये भी मालूम है कि डबल करेंसी नहीं ले सकते, डबल पैसा नहीं ले सकते टोल के ऊपर, पब्लिक तो उसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकती। पब्लिक के पास तो इस बात का भी सबूत है कि भाई मतलब उनके पास दस्तावेज हैं उन चीजों के जिसके लिए वो, अभी सबको मालूम है आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है, फिर भी वो दे रही है। पब्लिक को नहीं आता समझिए। लड़ने वाले लोगों को दस्तावेज मिल जाता है तो उसमें कुछ गड़बड़ क्या होती है कि ये जो लड़ने वाली कैटेगरी के लोग हैं ये ऐसे होते हैं कि इनको लड़ने को कोई विरोधी ना मिले तो ये अपने वालों से ही लड़ने लग जाते हैं। इन्होंने लड़ना ही है, उनका काम ही लड़ने का होता है। तो पूरे दस्तावेज पब्लिक डोमेन में आ जाएं, बड़े से बड़ा वकील, बड़े से बड़ा जज उस किताब को पढ़ के उस किताब में हुए जो देखो जो आरबीआई ने सर्टिफाइड कॉपी हमको दे रखी है वो सर्टिफाइड कॉपी पब्लिक डोमेन में आ गई। पब्लिक को किताबें पढ़ने का कहां शौक है भैया? आप में से कितने लोगों को शौक होगा? ये तो वो लोग हैं जो घर से उठ के अवेयरनेस के लिए आ गए हैं, उसी से अंदाजा लगा लो। मतलब अवेयर लोगों में ही पढ़ने का शौक नहीं है तो जो अवेयर नहीं है उनको कितना शौक होगा? है? सही बात। इसलिए वो किताब एक बार छप जाएगी तो जिसको उस किताब का इस्तेमाल करना है वो लड़े। लेकिन उसके बाद फिर हमारा प्लान ये हो रहा है कि भाई 24 के चुनाव से पहले पहले हमें 1 लाख लोग तैयार करने होंगे, नहीं तो सीबीडीसी लॉन्च मतलब परमानेंट लॉन्च हो जाएगा और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। कैश का क्या बनेगा फिर भाई साहब? कैश का क्या बनेगा? इतने ही कैश 2000 का नोट गायब हो गया, पता लगा? फिर 500 का तो बचा रहेगा अभी। अच्छा जी, तो 2000 का भी था, जिन 2000 का नोट गायब हो गया उसमें कुछ नहीं कर पाया कोई, 500 का हो जाएगा तो फिर क्या कर लेंगे? 100 के कितने रह रहे हैं? 100 का छोटे वाला आ गया पुराना तो जाता। हाँ तो पुराना भी जालेगा, नया भी जालेगा तो फिर क्या रह जाएगा? मतलब ये क्वेश्चन जो है वैलिड नहीं था। इनफैक्ट कैश का क्या होगा? कैश तो खत्म ही करना है ना, नहीं समझे? कैश तो खत्म ही करना है। मान लो कोई 30 लाख मेरे बैठा है घर में, उसका क्या बनेगा? फिर वापस जमा कराने जाएगा। ऑप्शन दे उसमें मतलब ये भी क्वेश्चन इनवैलिड है यार। यार एक बात बताइए, जब तक वो कैश है तब तक वो कैश है। 2000 के नोट करा दर रहा था, उन्हें कई आगे नहीं 3 तारीख तक पहले जमा करा दो, तो तीसरी नोटबंदी फिर आ गया वो क्या आ गई क्या नहीं आ गई इसी पे तो सवाल हो रहा है। नोटबंदी कहोगे इसको या करेंसी का एक नया रूप कहोगे इसको, ये हमारे ऊपर है कि हम इसे क्या कहेंगे। असली बात यह है कि इनको कैश बंद करना है। अब देखो 2000 यार उसको कुछ कह लो यार, उसको आप कुछ कह लो, मतलब उससे कह रहे नोट बंद होने हैं, उसने नोटबंदी क्या गुजारा हो तो उससे कर लो, उसको कुछ मिलता हो तो उसके बिना सीबीडीसी आगे करेंगे उससे काम कर लो, कुछ भी कह लो, कहने से शब्दों में मत जाओ, प्रोसेस को समझो। 2000 का नोट अगर आप चाहें तो उसके बदले में 30 सितंबर तक बदलवा के बिना कोई आईडी दिए जितने चाहे नोट बदलवा सकते हैं, यह सरकार ने फरमान जारी कर दिया। उस चिट्ठी में यह भी लिखा हुआ था कि 30 सितंबर के बाद भी आगामी आदेशों तक 2000 का नोट लीगल टेंडर रहेगा। अब इस आदेश का असर क्या होना चाहिए था? इस नोट का किसी के ऊपर कोई असर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि
2000 का नोट लीगल टेंडर भी था। 2000 का नोट बंद होगा या बंद हो गया है ऐसा भी नहीं कहा था सरकार ने। 2000 का नोट जमा करवाना ही पड़ेगा यह भी नहीं कहा था सरकार ने, क्योंकि सरकार ने पहले 500 के और 1000 के नोट बंद किए हुए थे और उस नोटबंदी से लाइनों में लगे हुए थे। उस दर्द को उन्होंने याद रखा हुआ था अभी तक अपनी मेमोरी के अंदर। तो जब सरकार ने यह कहा कि 2000 का नोट आप बदलवा सकते हैं और ये 30 सितंबर तक बदलवा सकते हैं, तो लोगों ने अपने मन से यह मान लिया कि 2000 का नोट बंद कर दिया सरकार ने। और जिस प्रकार से ताली और थाली लगा करके बजवा करके ये चेक कर रहे थे कि देश में मूर्खों की संख्या कितनी है, उसी प्रकार से ये 2000 का नोट जमा कराने कितने मूर्ख जाएंगे 30 से पहले ये चेक कर रहे थे। और सब गधों ने सारे 2000 के नोट देकर 500 के ले लिए, सब गधों ने, जबकि नोट बंद नहीं हुआ, नोट लीगल टेंडर है, नोट का कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक चिट्ठी से हवा निकल गई सारे देश की। तो उनको मोतीलाल को पता चल गया, मोतीलाल समझते हो ना, अडानी का पालतू कुत्ता ना, नाम नहीं लेना किसी का, मैंने किसी का नाम नहीं लिया भाई, मैं तो किसी और में कहूँ था भाई, हम आपको सुनो, सारा देश अपना, कोई कहता कोई मोदी जी का भक्त है तो ठीक है, ऐसे नाम नहीं लेना। उसने ये जान लिया कि इस देश में अभी भी उतने ही गधे हैं, ताली थाली वाले सारे 2000 का नोट लेके खड़े हुए हैं। और जब उसने देखा कि 2000 के जितने नोट चलन में थे इस देश के सारे लोगों ने वापस दे दिए हैं, तो उसने फिर चुपके से एक ऑर्डर निकाल दिया 30 तारीख को कि 7 अक्टूबर तक जब और रह रहा है तो जमा करा दो। उसके बाद सिर्फ आरबीआई में जमा होएगा, बैंक में नहीं होएगा। आज भी 2000 का नोट लीगल टेंडर है, आज भी। और 2000 का नोट आज भी जाओगे तो मार्केट में कोई नहीं लेगा आपसे। मतलब ऐसे गधों के जैसे दिमाग को घुमा रखा है, जैसे वो चक्री खा के पता ही नहीं गधे को कि क्या करें क्या नहीं करें। मतलब मैं 2000 का नोट दे रहा हूं पेट्रोल पंप वाले, उन्हें नहीं लेते। अरे क्यों नहीं लेते? ऊपर से आदेश है। क्या आदेश है? कंपनी की पॉलिसी है। अरे कोई कानून नहीं है, किसी लीगल टेंडर है, ये लीगल टेंडर चलेगा, चलना चाहिए, नहीं चलेगा कि क्या करेंगे? हाथ जुड़वा लो, पैर पकड़वा लो, फिर दीजिए पैसे। मैंने 112 पे कॉल करके पुलिस बुला ली। पुलिस वाले ने कहा ले लो ना, क्या दिक्कत है? उन्होंने बोल देना, मैं मेरी एफआईआर कर। पुलिस वाले ने कहा भाई तू फेर दीजिए, मेरी गारंटी दूंगा, तू बुला रहा, मैं तेरा जानू, तू फेर दीजिए, बस तू इस एप्लीकेशन में उल्टी ले ले। मतलब उनको पता एप्लीकेशन लिखनी तो एफआईआर करनी पड़ेगी, वो फंसेंगे कि तू लीगल टेंडर को अभी लेने से मना कैसे कर सकता है। मतलब मैंने ट्रायल करके देखा, उस ट्रायल में मैं वहां फेल हो गया जहां मुझे सामाजिक दबाव झेलना पड़ा, जहां उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई मैं हाथ जोड़ता हूं, तने तेल गलवा लिया, मैं मानता हूं तेरे पास एटीएम नहीं है, मैं मानता हूं तेरे पास और पैसे भी नहीं है, फिर मेरे को 500 के भी थे, लेकिन मैंने देना 2000 का था, ठीक। तो उन्होंने मैं मानता हूं तेरे पास पैसे नहीं है और अभी तने 2000 के देने हैं, तू ये 2000 के ले जा, मैं दे दूंगा इस भाई का पेट्रोल पंप वाले का, अब तेरा चिप जीप दे दिए। फिर मैंने अपना फिर फोन करा किसी दोस्त के पास, मां करवाइए यार इसमें पेट्रोल पंप वाले के, ऑनलाइन करवा दे। फिर और क्या करोगे, मेरे पास तो है नहीं कोई पेमेंट का जरिए। क्यों? फिर मैं उस टाइम कह चुका था ना कि मैं तो 500 के को नहीं एक मकान के क्यों करते हो, एक बार ना होगी तो होगी भाई है। तो हाँ मैं कहता हूँ, मैं सकता हूँ बोलूँ मैं, अगर हम बैंक में जाकर 2000 का मांगे तो दे देंगे नहीं। अभी उन्होंने एक चुपके से सर्कुलर जारी कर दिया कि 2000 का नोट केवल आरबीआई में जमा होगा, तो अब बैंकों के पास नहीं है, बैंक ने सारा आरबीआई को भेज दिया 2000 का नोट। वो इसलिए ना क्योंकि अगर हमने मान लो जीएसएम में हमारे पास बहुत संख्या में लोग होते ना, तो हम इस मुद्दे पर
बैंकों के बाहर खड़े हो जाते, लेकिन हमारे पास लोग थोड़े थे हर जिले में। भाई अगर हम कॉल दें, हर जिले के अंदर बैंकों के बाहर कम से कम एक आरबीआई एसबीआई के बैंक के बाहर जो है खड़े हो जाओ जाकर है कि हमारे मतलब ये नोट क्यों तुम वापस कर रहे हो, ये गुंडागर्दी है, लीगल टेंडर है, बैनर लेकर खड़े हो जाओ, तो पब्लिक ना आने वाली ना पता चले, मैं पूछेंगे भाई के रोड़ा है, कोई मीडिया में आवेगा, पब्लिक मतलब चर्चा का विषय बनेगा अगर हमारे पास मानस हो तो। ये मैंने देखा कि यार हमारे पास जिले में कम मानस है, पर घर तली कर दे नहीं यार, अगले को सच्चा जनो तो खाम खाई क्यों किसी के पंगा लेना, तो नहीं लेना तो भाई हम भी नहीं लेंगे भाई, फिर हमने भी खाम खाई किलकी मार के ना और फिर हमारे 5-4 साथियों के ऊपर फिर मुकदमे करवा देंगे, उस मुकदमे का कोई लाभ नहीं होना। देखो मुकदमे से लाभ होता हो तो मुकदमा सोबर करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, किसी का होता हो चाहे मतलब किसी भी भाई का फायदा होता हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उससे लगता है कि ऊर्जा व्यय होनी है तो फिर हम नहीं करेंगे। तो मतलब हमारे को फिर समझ में आया कि चलो भाई जब पब्लिक जाग जाएगी, जब लोग जाग जाएंगे, जब लोग सड़कों पे आने लगेंगे तब देखेंगे। मान लो हम तो अभी तो हम ये प्लान कर रहे हैं कि हम एक रैली की और कॉल दे देंगे आपको भाई। अगर मैं तो 23 मार्च की कॉल दे दी मान लो आपको कि 23 मार्च को हमने इकट्ठा होना है और उस दिन आगे मान लो 1 लाख लोग, तो आबाद उस दिन कर देंगे डिक्लेरेशन है, उस दिन भी नहीं आए काम फिर आगे गवर्नमेंट कर लेंगे, हमारा कुछ नहीं, हमने क्या जल्दबाजी है। लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए कि हमारे कहने से लोग आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। कदे फिर वह बात बना है तो कोई पावे ही नहीं। जिनके लिए लड़ रहे हैं, जिनके दम पे लड़ रहे हैं, उनको कोई ख्यास ही नहीं, उनको फुर्सत ही नहीं है, उनके पास टाइम ही नहीं है, उनको समझ ही नहीं है, तो फिर किसके लिए लड़े और किसके दम पर लड़े, है ना। मतलब वो आदमी जो मुझे कहता है कि आप ना भाई साहब किसी का दिया या खाया मत करो, मगर तू देना जाकर कर रोज मतलब यार किसी को दिया नहीं हो, मगर फिर बोला अपना आपको पानी गर्म करा दो, मगर फिर मगर वो पानी में कुछ मिला देगा, बोला क्यों रखो मिला दे, जब मैंने मिलाया तो पी लिया फिर इस बात की क्या गारंटी है क्या मतलब। और वो आदमी जो मुझे कह रहा है कि आप किसी के हाथ का खाना मत खाया करो, वो आज तक 2 साल में 1 दिन आया है बस लेकिन मैसेज व्हाट्सएप पर सलाह जरूर दे कि भाई मुझे आपकी सुरक्षा की बड़ी चिंता है। मतलब देखो मैं ये कह रहा हूं, बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि भैया आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये कहने से बात नहीं बनेगी। आप राजीव भाई के जैसे बोलते हो, इससे भी बात नहीं बनेगी। आप जनता सरकार मोर्चा बहुत बढ़िया काम कर रहा है, इससे भी बात नहीं बनेगी। हम आपके साथ हैं ये कहने से भी बात नहीं बनेगी। आप रैली में उठकर आ गए हो, इससे भी बात नहीं बनेगी। अगर आप यहाँ ट्रेनिंग में आ गए हो, इससे भी बात नहीं बनेगी। इससे तो बात शुरुआत होगी। असल में जब तक आप यहां से सीखे हुए चीजों को और ज्यादा धार नहीं लगाओगे, और ज्यादा अच्छे से नहीं सीखोगे, खुद की रिसर्च नहीं करोगे, उस विचार को अपना विचार नहीं बना लोगे और उस विचार को आगे डिलीवर नहीं करोगे, तब तक बात नहीं बनेगी। ये विचार आगे डिलीवर करने के लिए है। ये नहीं है कि आपने सीख लिया, आपको 2 दिन आनंद आया, आपने 3 दिन की ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीख लिया, सीख के जरा संदूक में थोड़ा बंद करोगे यार। इसको आगे बताना पड़ेगा पब्लिक को, आगे जनता को बताओ। शुरुआत में आपको नहीं सुनेंगे इतना, मतलब देखो इतना शर्माने की जरूरत नहीं है कि भाई चलो आपकी बात तो सुनते हैं लोग, मेरी कोई नहीं सुनता। किसी को अगर ये चिंता है तो कोई बात नहीं है, शुरू करो आप आज। आप देखोगे कुछ महीनों के बाद आपको भी ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने आपकी बात सुनकर कोई बुरी चीज से बच गए थे। कोई अपने बच्चे को बिना मतलब का इंजेक्शन लगवाने से बच गया, कोई बिना मतलब का आधार कार्ड बनाने से बच गया, कोई बिना मतलब का बर्थ सर्टिफिकेट बताने से बच गया। अपने लोगों को आप जा जाके 10-10, 20-20 लोगों को जो नए मैरिड कपल हैं उनको बोल सकते हो कि भाई अगर तुम्हारा बच्चा बिना केमिकल का पैदा हो गया, प्रेगनेंसी में बिना दवाई के अगर पैदा हो गया और सिजेरियन अगर नहीं करवाया
और उसके बाद के इंजेक्शन नहीं लगवाए और आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट बनाने से मना कर दिया अगर तुमने अस्पताल को, या अगर तुमने नहीं बनवाया तो तुम्हारे बच्चे की शिक्षा की, तुम्हारे बच्चे की हेल्थ की गारंटी मारी जनता सरकार मोर्चा की। तुम ये तो कह सकते हैं आप, क्योंकि हमको प्योर ब्लड चाहिए आगे लड़ने के लिए। उनका दिया हुआ खून नहीं लड़ सकता। वो तो कहते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड बच्चे ले लो हमसे, आपको वफादार चाहिए तो कुत्ते का जीन डाल के दे देंगे, मजबूत चाहिए तो गैंडे का जीन डाल के दे देंगे। जैसे खच्चर क्या होता है, गधा और घोड़े का मिक्सचर होता है। अभी ना कुछ बच्चों के मेंढक के जैसे मुंह पैदा हो रहे हैं, ऐसे ही भैंस के कटड़े भी पता नहीं अजीब अजीब से हो रहे हैं। वो अलग, वो उस जीन्स का ही गड़बड़ है, वो सारा का सारा उस सीमन की गड़बड़ है। तो वो जो नई टेक्नोलॉजी से बच्चे पैदा हो रहे हैं वो प्योर ब्लड नहीं है, वो उनकी औलाद है, शैतान की औलाद है। ओरिजिनल बच्चे प्योर ब्लड जो बिना केमिकल के हैं, ओरिजिनली अगर पैदा हुए हैं तो उनको बचाना मतलब सबसे बड़ा काम है आने के टाइम में। जो समाज में ओरिजिनल पुराने बीज बचा के काम कर रहे हैं, वो बीज बचाना सबसे बड़ा काम है आज के टाइम। जो नंदी संरक्षण पे काम कर रहे हैं, जो गाय के बीज को बचाए और जिन्होंने अपनी गायों को एक भी इंजेक्शन नहीं लगने दिया, ऐसे लोगों को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनके घर में कोई ऐसा एनिमल हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, घोड़ा हो, भैंस हो, बलद हो या गाय हो, जिसने अपने डंगर के एक भी इंजेक्शन नहीं लगवाया सरकार का बताया होया, ऐसे प्योर ब्लड बचाना अगला चैलेंज है अपना। नहीं तो सारे कुत्ते की औलाद बनेंगे आगे। क्या नहीं करे कुत्ते की औलाद, तुम्हारी औलादों की औलाद है ना, कुत्ते की औलाद ही आएंगी, आदमी की औलाद नहीं पैदा होंगी आगे आगे, क्योंकि वफादार लोग चाहिए उनको अपने लिए। मैंने एक मूवी है जिसको मतलब ये लोग अपना प्लान जो है ना मूवीज के थ्रू, मीडिया के थ्रू बताते रहते हैं आप लोगों को, बहुत पहले बता दिया था। एक मूवी है डाइवर्जेंट, हॉलीवुड की मूवी है डाइवर्जेंट, और उसकी 3 मूवीज हैं, सीरीज है। कोई नहीं बनावांगे इतना, करांगे हम भी घोषणा, इनके इसे खोसड़े लागेंगे, मेरा भी लगता है। मैं डाइवर्जेंट मूवी के अंदर देखो, ये कर जाए उसके बाद अगर हम जागते तो शायद हम कुछ ना कर पाते, लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि हम नीचे नीचे पेनिट्रेट करते जा रहे हैं। रोज हमारा जनाधार बढ़ रहा है, रोज लोग हमारी बातों से सहमत हो रहे हैं। जो हमारी दिल खोलकर खिलाफत किया करते थे, अब दबी जुबान में हमारे लिए पॉजिटिव बोलने लगे हैं। आने वाले वक्त में वो चिल्लाकर हमारे साथ आने वाले हैं। ट्रांजिशन फेज में अभी समाज चल रहा है, और इनके ऐलान करने से पहले अगर हमने घोषणा कर दी तो जन सैलाब आएगा, उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। बिल्कुल अंदर की आवाज बता रहा हूं, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, कोई अतिशोक्ति वाली स्टेटमेंट नहीं है। और जो साथी काम कर रहे हैं उन सब के दिल की आवाज मेरे ख्याल यही कह रही होगी, गलत तो नहीं कह रहा? बढ़िया। जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने काम नहीं किया उनको नहीं मालूम है, लेकिन जो काम कर रहे हैं उनके अंदर से ये आवाज है कि हम एक्चुअली हम ऐसा काम कर रहे हैं जो परमात्मा का काम है, जिसको खुद सुपरविजन वही करने लग रहा अपने आप। अल्लाह हमारी सुपरविजन वही कर रहा है। तो इसलिए हमको घबराने की जरूरत नहीं है। बात तो यह है कि हम आने वाले वक्त में कैसा समाज बनाना चाहते हैं। अगर वैसी सोच बनाने से पहले हमने विध्वंस कर दिया और इन सरकारों को गिरा दिया तो नई व्यवस्था नहीं बना पाएंगे। नई व्यवस्था फिर ये अपने हिसाब से बनाएंगे, इनके हिसाब की व्यवस्था नहीं बननी है। व्यवस्था हमारे ही हिसाब की बननी चाहिए, जो एक्चुअल समाज को चाहिए, जो रियलिटी में सदियों सदियों तक फिर से सरवाइव करती रहे और अगली पीढ़ियों को दिशा दिखाती रहे। उस व्यवस्था की लड़ाई है ये सारी की सारी, उस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। ये लड़ाई कोई मतलब सरकारों के विरोध की, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के विरोध की लड़ाई नहीं है। ये हमारे सर्वाइवल की, प्योर ब्लड बचाने की लड़ाई है, बीज बचाने की, नस्ल। मतलब हम तो ऐसा सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो भी रैली करें उसका नाम नस्ल बचाओ रैली ही रखें।
अगली का नाम रखेंगे नस्ल बचाओ रैली 2 नस्ल बचाओ रैली 3, वही है, क्योंकि हमारा और कोई मकसद ही नहीं है यार। रैली से हमारा मकसद दिखाई देना चाहिए, तो दूसरा और कोई मकसद नजर ही नहीं आता हमारा। अगर लास्ट में कोई हमसे बचे कि आपका मकसद क्या है, तो हम तो बीज बचाने निकले हैं भाई। उसके लिए रास्ते में हमें जो भी रास्ता अपनाना पड़े हम वो अपनाएंगे, सीधी सी बात है। तो क्वेश्चन है कि एलिवेटेड हाईवे और रेलवे ट्रैक्स कब से बनने शुरू हुए? ये जिस दिन मोतीलाल ने ऐलान किया था कि हम आपको बुलेट ट्रेन देने वाले हैं, ये उस दिन से हुए। और परसों जो है, परसों का दिन था, नवंबर, क्या तारीख थी ना परसों? 13 दिसंबर थी। तो 13 दिसंबर 2014 में पहली बार मोतीलाल ने स्टेटमेंट दी थी कि हम आपको बुलेट ट्रेन देने वाले हैं। तब से शुरू और फिर उसी टाइम अडानी को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था बुलेट ट्रेन बनाने का। असल में वो बुलेट ट्रेन का नहीं था, बुलेट ट्रेन के लिए, बुलेट ट्रेन के नाम पर एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाने का था। वो नाम बुलेट ट्रेन दिया, उसको फिर वंदे भारत नाम दिया फिर उस ट्रेन को। वो हाई स्पीड ट्रेन थी। वो ट्रेन दिखा करके, और जैसे लोगों के सामने सम्मोहन का वो लॉलीपॉप लटका दिया जाता है, वो ट्रेन असल में वो काम कर रही थी। जैसे अंग्रेजों ने क्या किया था, जब अपने सारे सामान को ढोने के लिए रेलवे ट्रैक बिछाए थे उस टाइम पर, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि एक तो रेलगाड़ी निकाली थी लोगों के ढोने के लिए, यात्रियों की, और 20 गाड़ियां निकली थी माल ढोने के लिए, जो इधर से कोयला ढोती थी, मसाले ढोती थी, कपड़े ढोती थी, पटसन ढोती थी, जो विदेशों में कच्चा माल ले जाया करती थी। तो वो एक गाड़ी तो हमारे लोगों को अखबारों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से ये संदेश दिया कि अंग्रेजों ने विकास कर दिया, नहीं तो हम लोग तो बैलगाड़ियों से ही चलते थे। अंग्रेजों ने रेलगाड़ी दी। जैसे विकास के पैमाने ये लोग तय करते हैं विनाश के नाम पर, मतलब असल में करते विनाश हैं और दिखाते विकास हैं। ऐसे ही अभी आप किसी भी एलिवेटेड रोड पे जाओगे, आप चाहे ये अभी 152D है, इस पर खड़े हो जाओ थोड़ी देर, आपको पता चलेगा गाड़ियों से ज्यादा संख्या ट्रकों की चलती है इसके ऊपर। ये असल में ट्रकों के लिए बनाया गया है, और आने वाले टाइम में बड़े बड़े ट्रॉले जो हैं, जिनके पीछे जो है एक ट्रक नहीं, मतलब 3-3, 4-4 ट्रकों के जितना साइज उसका लंबा ट्रक हो जाए, ट्राला, जो विदेशों में जो बड़े बड़े ट्राले चलते हैं, उनके घूमने के लिए आपने देखा हो कितना बड़ा वो बनाया है घूमने का जो रास्ता है, मतलब सर्कल वो उतने बड़ों के लिए बना, तो इतना बड़ा ट्राला आने वाले हैं इस रोड के ऊपर। जब आ जाएंगे लोगों को तब आ जाएगा समझ कि असल में ये आपकी गाड़ियों के लिए बनाया ही नहीं है। दूसरा, एलिवेटेड रेलवे ट्रैक जिसके भी गांव के आसपास से जाते हैं, उन ट्रैक्स पे आप देखोगे तो उन ट्रैक पर एक चलती है ट्रेन जो हाई स्पीड यात्री ट्रेन चलती है, और 20 ट्रेन चलती है अडानी का सामान ढोने के लिए। डबल डेकर, वो जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जो चलते हैं शिपमेंट्स के लिए, और उन पे डॉक्स पे और जो बंदरगाहों पे जो वो रहता है सामान ढोने का काम, तो वो चल रहा है। और ये वहां से चल रहा है जम्मू कश्मीर से। जो लिथियम मिला था जिस टाइम पे धारा 370 तोड़ी थी, और जो मोतीलाल को देवता मानते हैं वो लोगों ने कहा 370 तोड़ दी, उनको ये भी नहीं पता है कि 370 की धारा भी तोड़ी है। सिर्फ 370 अभी भी ज्यों की त्यों है, और इनको दोबारा स्टेट का दर्जा देना पड़ेगा, और ये देंगे, और दोबारा से वहां पर जमीनें खरीदना बैन होंगी। लेकिन तब तक अडानी को जितनी जमीन देनी है उतनी मिल जाएगी, उतने जंगल उसको मिल जाएंगे। लिथियम के जहां जहां भंडार मिले हैं वो सारे अडानी को दे दिए गए हैं। अब ये इस बात को समझाने के लिए हमको, मतलब जब हम ये बात कहते हैं तो अगर कोई बीजेपी को समर्थन करने वाला आदमी इसको भी अगर मोदी का विरोध समझता है तो ये उसकी मतलब समझ की बात है। हम इस समझ को हम क्या कहें, हमें नहीं समझ में आता, क्योंकि
नहीं, हम असल में क्या है, देखो मैं ये समझता हूं कि चाहे कोई आदमी किसी को भी समर्थन करता हो, मैं इतना तो मानता हूं दोस्तों कि कोई भी आदमी वो काम नहीं करेगा जो उसके देश के खिलाफ हो। मतलब मोदी का समर्थन करने वाले व्यक्तियों को भी ऐसा लगता है कि इसका समर्थन करके हम देश का फायदा कर रहे हैं, मतलब हम देशभक्ति कर रहे हैं। उनको भी देशभक्ति की चाशनी में लपेटा जाता है ना, जैसे 3 तलाक को देशभक्ति की चाशनी में ही लपेटा। अब जैसे हमसे पूछा किसी ने सबसे पहले, आपको 3 तलाक जो है वो मतलब खत्म कर दिया, कैसा लग रहा है? मेरे को मीडिया वाले ने पूछा उसी टाइम पे, उसी दिन। मैंने कहा उससे क्या होगा? कहता अब जो है 3 तलाक दे करके तलाक नहीं दे सकता अब मुसलमान अपनी बीवी को। मैंने कहा अच्छा, बिना तलाक दिए छोड़ के आ सकता है? फिर प्रधानमंत्री बना दे उसको। तुम तो बहुत ही विरोधी हो। अरे इसमें यार मैं तो पूछ रहा है, बिना तलाक दिए वो छोड़ दे तो? उसने खुद की औरत को बिना तलाक दिए छोड़ा हुआ है यार। 3 तलाक का ढिंढोरा पीट रहे हैं उसको समर्थन करने वाले। स्टूपिडिटी है यार, है? 370 की पूरी सच्चाई किसी ने नहीं पढ़ी है और 370 को गा रहे हैं। पुलवामा करवाया गया, सबको मालूम है, उनको भी पता है, लेकिन उसके चक्कर में कहेंगे बालाकोट और रूडी करवा दिया, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। ऐसा लगता है जैसे देश में पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। सर्जिकल स्ट्राइक एक नेचुरल ऑपरेशन है जो होता रहता है, लेकिन अपनी विफलताओं को भी सफलताओं में गाना कोई इनसे सीखे। देश के जंगल कटवाकर हमको गैस सिलेंडर दे दिए, भला 20 करोड़ गैस सिलेंडर फ्री में दिए। अरे भैया, जिनको 20 करोड़ गैस सिलेंडर दिए, पिछले 1 साल से एक बार भी रिफिल नहीं हुआ वो सिलेंडर, दोबारा लकड़ियों से ही ऐसे चल रहा है। कागजों में 20 लाख सिलेंडर हुए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में इतना बड़ा फ्रॉड, 35,000 करोड़ रुपए का आनंदीबेन का चावल घोटाला। भाई ठीक है, चारा घोटाला हुआ तो हम ये कहेंगे कि भाई लालू ने चारा खाया। आनंदीबेन का 35,000 घोटाला चावल का हुआ तो आनंदीबेन चावल खा गई। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में 6,000 करोड़ रुपए का टॉयलेट घोटाला किया, बोले 6,000 करोड़ रुपए की टॉयलेट खा गया। वो कहते हैं ना भाई, हमारा तो फलाने की ग्रांट आई थी, सरपंच खा गया, इतनी ग्रांट आई थी, एमएलए खा गया। और गांव में एक महिला कह रही थी, अब जी हमारे तो देखा था जी उधर के, हमारी ना उधर से प्रधानमंत्री जी ने वो भेजे थे पैसे, हमारी लैट्रिन आई थी, सरपंच खा गया। आई थी ना? ये कई बार बोलचाल में हो जाता है। एक बात तो रियलिटी में बता रहा हूं मैं आपको, और जब हम ये टॉयलेट्स वगैरह का बनने का बात कर रहे थे तो गांव में जो शब्द है वो लैट्रिन यूज होता था मोस्टली ना। तो वो मैं मास्टर जी था उन दिनों में, तो मैंने कहा वो जब हम पूछ रहे थे भाई तुम्हारे घर में लैट्रिन बन गई क्या, अच्छा उस लेडी को मालूम नहीं था कि लैट्रिन जो है वो टॉयलेट को कहते हैं, और उसको लैट्रिन पता ही नहीं था क्योंकि उनके वहां लैट्रिन आई नहीं थी। तो मैं ऐसे ही पूछता, वो सर्वे कर रहे थे, मैंने कहा वो तुम्हारे घर लैट्रिन बनी है क्या? बोला ना जी, आज तो चावल बने हैं। कई बार शब्दों के साथ ऐसा हो जाता है, तो ये शब्दों के साथ ही खेल रहे हैं बेचारे अपने भक्तों के साथ में ना। पॉलिटिकल लोगों को ये डाउट रहता है कि मेरा नेता बढ़िया है, मेरा नेता बढ़िया है, लेकिन असली बात यह है कि नेता एक ही होता है और सत्ता वही होती है। जैसे हम क्या बोलते हैं, हम एक लाइन बोलते हैं, सबका मालिक एक। हर किसी को सत्ता में बिठाने वाला एक ही मालिक है। वो अपनी 3 एजेंसियों को लगाता है, एक ईवीएम माता को लगाता है, एक मीडिया माता को लगाता है और एक पैसे को लगाता है। मीडिया, पैसा और ईवीएम, मतलब ये मार्केट के हाथ में है और ये मार्केट उन्हीं के हाथ में है। तो कोई भी सत्ता में बैठा है, चाहे सरकार बेशक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना दिया गया हो,
लेकिन उस टाइम पे जब 288 एमपीज बने गए थे, उसमें से 144 तो वही एमपीज थे जो पहले यूपीए में थे, जो पहले सोनिया गांधी को सपोर्ट कर रहे थे। आधे से ज्यादा अगर पार्लियामेंट के मेंबर आपके वही हैं जो पहले थे, तो फिर कैसे सरकार बदली मानी जाएगी? और फिर अगर आप ये शब्द बोलते हो कि वो तो ईमानदार है, उसके नीचे वाले अफसर खराब हैं या नीचे वाले मंत्री खराब हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, जेएसएम में आज तक किसी भी व्यक्ति के ऊपर 1 रुपये की भी हेराफेरी करने का आरोप नहीं लगा जिस आदमी ने जेएसएम में काम किया हो। रुपए का देखो, इतने बड़े आयोजन कर लिए हमने, लेकिन हमारे साथियों में से किसी के ऊपर ना किसी को शक हुआ, ना किसी ने ऐसा काम किया। क्यों? क्योंकि जिन साथियों के साथ वो काम कर रहे हैं वो बेईमान है ही नहीं। अगर आदमी ईमानदार है तो उसके साथ वाला बेईमानी करता ही नहीं है भाई, उसको मालूम पड़ जाता है। दिक्कत तब होती है जब साथ वाले दोनों कहते हैं चल 4 तू खा ले, 4 मैं खा लूं 10 में से, थोड़ा तो दबाव है ना। तुमको दिखता है कि यार एक व्यक्ति जो कर सकता था, कैपेबल था, उसने किया नहीं। अब हमने अपने काम करने के तरीके को अगर 5-7 रखा है, तो फिर दूसरे साथी बाहर से तो रहने वाले आरोप लगा देंगे, अंदर वाला आदमी नहीं लगा पाएगा। कोरोना के टाइम पर लोगों से जबरदस्ती पैसा लिया गया, एक दिन की दिहाड़ी हर ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले आदमी ने अपना पैसा दिया। प्रधानमंत्री का राहत कोष बंद करके पीएम केयर नाम की एक एनजीओ खोली, प्राइवेट संस्था, सरकारी नहीं है, और वो पैसा आज तक 1 पैसे का हिसाब नहीं दिया, सारा पैसा खा गया पीएम केयर्स के नाम से, पीएम केयर फंड जो था वो। हाँ, अब आप लोग देखिए कि पीएम केयर की भी फुल फॉर्म देखिए, पीएम केयर्स की फुल फॉर्म देखिए आप, क्या है पता लगेगा आपको। और ये एक प्राइवेट संस्था है, उसकी डीड है अपने पास। फुल फॉर्म क्या है यार मैं देख लिया ना यार, शुरू से कहना सारे काम रोटी भी मैं खुआऊंगा। फिर आईपीएल के बारे में, सट्टा बाजार के बारे में, शेयर मार्केट, ये एक क्वेश्चन इस पे है। ये भी चीजें आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जितना भी शेयर बाजार है या आईपीएल है, सट्टा है, ये पर बेसिकली इवन बैंक भी उसी में आता है। बैंकिंग भी सट्टा है, आपको मालूम होना चाहिए। और उसमें अभी तो उन्होंने कानून बना दिया है, पिछले वाला कानून बदल के, पीछे पहले कानून था कि अगर बैंक डूब जाए तो 1 लाख रुपए तक आपको रिफंड मिलेगा, उसकी गारंटी सरकार देगी। परंतु अगर सरकार अब जो उन्होंने बनाया है, 2019 के बाद सरकार बनते ही सबसे पहले उन्होंने एक कानून बनाया कि अब 1 लाख नहीं, आपको 5 लाख तक का पैसा रिफंड होगा। तो 5 लाख तक का मतलब ये हो गया, जिस दिन उन्होंने ये कानून बनाया उसी दिन हम सोच लिए कि बैंकों को डुबोने का कार्यक्रम चालू। अब ये इसीलिए छेड़ा जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बनाया जाता है। और शेयर मार्केट का भी यही काम है और सट्टे का भी यही काम है कि जैसे मैं अगर थोड़ा सा क्योंकि क्या होता है, आपके गाड़ी की मूवमेंट, आपकी मोबाइल की मूवमेंट, आपके ट्रांजैक्शन, आपका पैसे का लेन देन, उससे आपके बारे में आपका प्रोफाइल पता लगाना बड़ा आसान होता है। आपका अगर सिर्फ फोन नंबर पता हो ना, हम जब इलेक्शन मैनेजमेंट करते थे तो मैं आपको एक राज की बात बताता हूं। जब हम इलेक्शन मैनेजमेंट करते थे तो मैंने दिल्ली में अमित शाह की टीम के साथ काम किया था, मतलब उसका काम करने का तरीका देखने के लिए कि वो काम कैसे करते हैं। हम लोग एक बंदे को सिर्फ एक फोन नंबर देते थे और उस फोन नंबर से जो जिला परिषद का या फिर काउंसलर का या एमएलए का चुनाव लड़ने जा रहा है बंदा, उसकी पूरी जीमेल चेक करके उसके बारे में जो उल्टी सीधी बातें, उसके फोन की चैटिंग, उसके बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शन, उसके घर का बिल, उसका ब्योत, उसके मकान का साइज, उसके नाम पे क्या क्या प्रॉपर्टी है, उसके नाम पर थाने में कितनी एफआईआर है, वो हमको 2 घंटे में मिल जाती थी।
सिर्फ एक फोन नंबर दे दो। और 10 लाख रुपए लेता था वो बंदा इस बात के, सॉरी 2 लाख रुपए लेता था वो इस बात के, ये सारी डिटेल देने के। बड़े आराम से, मतलब सारा डेटा आपका, फोन के साथ जितना डेटा आपका सब कुछ पता है, जिसका चाहे उसको लपेटने के लिए सारा डेटा मालूम। आपके फोन की इस टाइम की चैटिंग को रियल टाइम में वो खोल के वहां देख सकते हैं। अभी के आपके फोन में क्या चल रहा है, आपका पूरा फोन एज इट इज वो अभी के अभी चेक कर सकते हैं, और कोई रोक नहीं सकता, कोई प्राइवेसी का कानून नहीं है, कुछ नहीं है। आपका आधार का डेटा, आप सिर्फ आधार, आप फोन, ये तो मेरे को सीआईडी के एक आदमी ने बताया था, बोलता हमारी ट्रेनिंग चल रही थी आईटी डिपार्टमेंट की, और हम लोगों को ऐसे ट्रेनिंग में चलते चलते हमारा जो ट्रेनर था वो प्रोजेक्टर पे दिखा रहा था, तो एक बंदे को बोला कि हम तुम्हें एक चीज बताते हैं, किस किस के घर में वाईफाई लगा हुआ है, ऐसा पूछा, और एक बंदे ने, 3-4 बंदों ने हाथ उठाया, उन्होंने बोला किसका वाईफाई ऑन रहता है ज्यादातर, तो एक बंदा बोला हमारा वाईफाई रहता है। बोला तुम अपना फोन नंबर दो। उसने फोन नंबर दिया, उसने डाला, फोन नंबर डालते ही, और उसने लैपटॉप में देखते देखते बोला तुम्हारी वाइफ का नाम ये है, तुम्हारी वाइफ का फोन नंबर ये है, तुम्हारे घर का लैंडलाइन नंबर जिस पे वाईफाई चल रहा है वो ये है, तुम्हारा वाईफाई का पिछला बिल अभी पेंडिंग है, 4 दिन का ड्यू है, और अभी तुम्हारा बच्चा जो है वो खिलौनों के साथ खेल रहा है। बस खेल रहा है, कैसे खेल रहा है? कहते ये देखो, उन्हें बटन दबाया, स्क्रीन के ऊपर घर का जो एलईडी था उसका सीक्रेट कैमरा सारी इंफॉर्मेशन दे रहा था। आपके घरों में जितने भी स्मार्ट एलईडी है ना, जिसके घर में स्क्रीन स्मार्ट, जिसमें वाईफाई के साथ जो भी जुड़ने वाला वो है इंस्ट्रूमेंट, उसके फ्रंट में हर एक इंस्ट्रूमेंट के एक कैमरा है जो सीक्रेट कैमरा है, जो सब चीजों की वीडियो बनाता है 24 आवर, अगर आपका उस वाईफाई से कनेक्टेड रहता है तो। एलईडी के ऊपर ही जो भी स्मार्ट डिवाइस लगवाई आप, जिसको फ्रंट कैमरा जहां भी है, वो फ्रंट कैमरा, अभी आपके फ्रंट कैमरा को लाइव एक्सेस किया जा सकता है वहां से, अगर वो चाहे तो। क्योंकि ये मोबाइल, ये डिवाइसेस, ये आपके लिए नहीं बनाई है उन्होंने, ये अपने यूज के लिए बनाई है भाई उन्होंने। जो बनाने वाला है वो अपने काम की चीज बनाएगा, आपके काम की क्यों बनाएगा? आपको तो बताएगा कि आपके काम की है, नहीं तो आप क्यों पैसे दोगे हर महीने, क्यों चिपके रहोगे इसके साथ? आपको तो यकीन दिलाए वाले इससे इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर उसने बता दिया कि इससे इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, सारी झूठ इंफॉर्मेशन मिलती है। सारा फेसबुक, यूट्यूब, जितने न्यूज चैनल सब फेक और बर्बादी करने का रास्ता है टोटल। वो तो क्योंकि इनका हथियार था, हमने इस्तेमाल कर लिया, तो कुछ लोगों को ये मिल भी गया। कोई इन्फ्लुएंसर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको सच बताएगा। YouTube के ऊपर अगर किसी के मिलियंस में फॉलोवर हैं, जिसकी वीडियोस को लाखों में देखता है, सबसे मिल चुका हूं मैं, सबको बता चुका हूं। तुम्हारी औलाद का भी सत्यानाश होने वाला है, बोल के बता दो लोगों को। बोलता है मेरे को पता है, मैं वीडियो बनाई, मैंने डाली, उसी टाइम वार्निंग आ गई पब्लिश होने से पहले कि चैनल ही ब्लॉक हो जाएगा, तो हटा ली। फिर एक बोलता है मैंने बनाई, मैंने अपने किसी नेता को दिखाई, उसने बोला फिर स्पॉन्सरशिप बंद। पैसे मिलते हैं उनको, स्पॉन्सरशिप मिलती है कि तुम ये चैनल चलाओगे तो। मतलब अगर हम चैनल बंद कर, हम बनाते हैं, बंद हो जाता है, पैरेलल में बना के रखे, वो चलेंगे ही नहीं। रोज के 500 लोग जुड़ते हैं, रात को सोते हैं तो सुबह तक 200-300 कटे मिलते हैं, 200 कटे मिलते हैं, 200 जुड़े 150 कटे मिलते हैं, 100 कटे मिलते हैं, 100 से ऊपर रोज जुड़ ही नहीं सकते, ऐसा हाल कर रखा है। अरे 100 से ज्यादा लोगों को तो मैं वैसे मिल लेता हूं यार, रोज की 50 एवरेज आप। हाँ, तो मतलब 50 से ऊपर लोग, यार इससे ज्यादा तो हम वैसे मिल लेते हैं, और वो सारे लोग फॉलो करते हैं बाद में, कुछ पहले करते हैं कुछ बाद में करते हैं, लेकिन वो नहीं दिखाएंगे। यहां तक कि
फेसबुक के ऊपर एक चैनल पे एक वीडियो को 40 लाख लोगों ने देख लिया। एक दिन सुबह उठता हूं तो देखता हूं कि 25,000 व्यूज हो चुके उसके। हैं तो 40 लाख पे थी, 4 मिलियन पे थी, तो 25,000, और तब से वो खिसक रही है, नहीं होती। चलो कोई, अपने को क्या फर्क पड़ता है, असली काम ये, वो तो उधर तो अवेयरनेस पैरेलल में इसलिए चल रही है, उसको तो इसलिए डालना पड़ता है कि लोगों को सिर्फ इतना पता रहना चाहिए कि हम लगे हुए हैं, हम रुके नहीं हैं, हम थके नहीं हैं। वहां पे नहीं भी डलेगा तो भी अंडरस्टूड है कि हम लगे हुए हैं। बात जो असली है वो ये है कि ये इंफॉर्मेशंस आपको सच नहीं बताई जाएंगी, कभी भी नहीं बताई जाएंगी। और पॉलिटिकल पार्टियों में इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, बाकायदा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा, उन कार्यकर्ताओं ने अपने जो ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, या अपने मंत्री महामंत्री कोई है, उसको अपनी बात भेजी होगी कि ऐसा ऐसा बोल रहे हैं सरकार के बारे में। तो फिर वहां ट्रेनिंग होती है कि वो चाहे कुछ भी बोले, तुमने यही 4 लाइन बोलनी है। मतलब टिपिकल आपको वही लाइनें मिलेंगी। आपको तो मालूम ही है, बिल्कुल सिखाया जाता है कि यही बोलना है, वो चाहे कुछ ही बोले। और आपको अपने ही भाईचारे से टूटना, अरे वो देशद्रोही हैं, अरे वो ऐसे हैं, उनको यकीन दिला दिया जाता है कि तुम देशभक्त हो, तो क्योंकि तुम भारत माता की जय बोलते हो। वो तो वामपंथी है, समझे ना बात आप? तो इस भ्रम में वो आदमी रहता है। मैं जिस बात से शुरू किया था वो ये किया था कि हर व्यक्ति केवल अच्छा करना चाहता है, ये हमको पता है। चाहे वो आपके विरोधी का भी समर्थक क्यों ना हो, वो भी उसका समर्थन इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको ये फील हो रहा है कि वो सही कर रहा है। और उसको इंफॉर्मेशन दे करके ये यकीन दिला दिया जाता है कि हम सही कर रहे हैं और वो सामने वाला गलत है। क्योंकि हमको टुकड़ों में देखने की आदत हो गई है। वो कहेगा तुम अपनी बिरादरी बचा लो, वो आपकी बिरादरी बचाने आएगा और वो खड़ा होकर के मंच से एक ही बात कहेगा, इकट्ठे हो जाओ, संगठन में ताकत है। जिस भी बिरादरी से आप बिलोंग करते हो, आपकी बिरादरी का नेता यही बोलता है ना, मतलब आपकी बिरादरी के नेता की, मेरी बिरादरी के नेता की, सबकी बिरादरी के नेता की एक ही भाषा है। देखो इन्होंने ये कर दिया, ये ऐसा कानून बना दिया, उनको इतना मिल गया, इनको इतना नहीं मिला, हमने क्या कसूर किया था, हमारी संख्या इतनी है, हम इतने लोग हैं, हमको क्यों नहीं मिलता है, हमारा आदमी होना चाहिए, अब हमको ये करना पड़ेगा और ये ताकत है और हमें संगठित होना पड़ेगा। संगठित हो जाओ, नहीं तो तुम बचोगे नहीं, ऐसा बोलते हैं। सब ऐसे ही बोलेंगे, हर जाति का आदमी, टिपिकल यही भाषा है। आदमी को आदमी से तोड़ने की, जोड़ने की एक ही भाषा है कि आप नफरत से किसी को नहीं जोड़ सकते। जोड़ने की एक ही भाषा है, किसी का नुकसान करके आप नहीं जोड़ सकते। और असल में जोड़ने की एक ही भाषा है कि अगर मेरे साथ बैठे आदमी का मैं नुकसान कर रहा हूं, मेरा भला कभी नहीं हो सकता। दूसरे के बच्चे के भला किए बिना, पड़ोसी का अच्छा किए बिना मेरा अच्छा संभव ही नहीं। वो पड़ोसी किसी भी जात का हो, वो पड़ोसी किसी भी धर्म का हो। दंगे का प्रारूप देखो क्या होता है। दंगे का प्रारूप, नूह में दंगा हुआ, हिंदू मुसलमान का दंगा हुआ। भाई साहब, हिंदू मुसलमान के दंगे में हमारा साथी है सोमदेव कहाँ है यहाँ क्या? सोलिया वो शायद लेट गया होगा, सुबह से लगा पड़ा था। सोमदेव के गांव में 4-5 घर हैं हिंदुओं के, सारा गांव मुसलमानों का है। उनके गांव में गुरुकुल भी है। गुरुकुल में आग लगाने के लिए कैंटर में भर के और नकाब पोश आ गए और वो अल्लाह अकबर और इन सब के नारे लगा रहे थे। तो दिखने में वो ऐसा लग रहे थे कि वो मुसलमान हैं, लेकिन वो किराए के टट्टू थे। किराए के टट्टू का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती। उन्होंने कहा ये इनको छोड़ना नहीं है, काफिर हैं ये,
तो उस गांव के मुसलमान उनका घेरा बनाकर खड़े हो गए और उस गांव के मुसलमानों ने कहा कि ये भाई हैं हमारे, सदियों से हमारे साथ रह रहे हैं, अगर इनके ऊपर आंच आई, अगर इनको कुछ करना है तो पहले हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा और हम खड़े हैं, पहले हम मरेंगे फिर ये भाई मरेंगे। तो वो नकाबपोश ऐसे ही लौट गए उल्टे, कोई दंगा ही नहीं हुआ, दंगा होने से बच गया। सोमदेव ने ये बात सच्चाई बता दी इंटरव्यू में अपनी एक वीडियो के अंदर चैनल वालों को। वो वीडियो हो गई वायरल, सबको पता चल गया कि वहां के मुसलमानों ने हिंदुओं को बचाया। भाई साहब, इसको गालियां देने लगे बजरंग दल के लोग, बीजेपी के लोग, कि तू गद्दार है हिंदुओं का, तुमने क्यों मुसलमानों की तरफदारी करी। मैंने तो सच बताया जो था। इसी तरह से मंगोलपुरी में दंगे हुए दिल्ली में, वो लड़का जिसको गिरफ्तार किया गया पूरे मोहल्ले का सबसे फेवरेट बंदा था जिसके ऊपर दंगे के आरोप लगाए गए, और उस गली में दंगा हो रहा है और परली गली में बच्चे ऐसे ही खेल रहे हैं, किसी को पता ही नहीं दंगा, और टेलीविजन के ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे देश में आग लग गई है। टेलीविजन पे ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली में दंगे हो गए, जो होगा वो हो गया। दंगे शब्द ही इतना गंदा लगता है, ऐसा भयानक लगता है जैसे पता नहीं, क्योंकि लोगों को पुराने 84 के दंगे, 1947 का गदर वो याद आ जाता है, वो मारकाट याद आ जाती है, तो रूह कांप जाती है कि ऐसा हुआ होगा। ऐसा नहीं होता है। जितने आतंकी हमले होते हैं, जितने दंगे होते हैं, सारे स्टेट स्पॉन्सर्ड होते हैं। या तो उनको सरकार, मौजूदा सरकार करती है या विपक्ष करता है, लेकिन सत्ता की सहमति से होता है। सत्ता वो नहीं होती जो राज कर रही है, सत्ता वो होती है उस राज की चाबी जिसके पास है। अगर इससे पहले अगर कांग्रेस की सरकार थी और चाबी अगर अंबानी, टाटा और बिरला के पास थी, तो आज अडानी और अंबानी के पास है। जिस भाई के पास कांग्रेस की चाबी थी, उससे दूसरे वाले भाई के पास बीजेपी की चाबी है। समझ गए?